लेट्स सपोज आपका कोई फ्रेंड है और वो बंदा हमेशा खुश रहता है, बट सडनली बिना किसी पर्टिकुलर रीज़न से वो गुस्से में या उदास दिखाई देने लगे, तो वो एक पोटेंशियल साइन ऑफ एबनॉर्मेलिटी हो सकता है, क्योंकि उसका बिहेवियर उसके नॉर्मल बिहेवियर से अलग हो गया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फो क्वेश्चन हब। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 साइकोलॉजी का यूनिट 4, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटी। तो एज द नेम सजेस्ट, जो बंदा नॉर्मल बिहेवियर से हटके बिहेव करने लगे तो उसे हम एबनॉर्मल कहेंगे। तो एबनॉर्मल की काफ़ी सारी डेफिनेशंस है, बट किसी को भी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं मिली है। बट इन डेफिनेशंस के अंदर 4 चीज़ें कॉमन होती हैं, जिन्हें हम 4Ds भी कहते हैं, जिनमें से सबसे पहले है डेविएंट, सेकेंड वन इज़ डिस्ट्रेस, थर्ड वन इज़ डिसफंक्शन एंड फोर्थ वन इज़ डेंजरस। तो सबसे पहले आता है डेविएंट। डेविएंट का सिंपल सा मतलब है कुछ ऐसा जो नॉर्मल से डिफरेंट हो या अनयूजुअल हो, उसे हम डेविएंट बोल सकते हैं। सेकंड है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस के नाम से ही हमें समझ आ रहा है किसी चीज़ का स्ट्रेस होना। जब किसी को कोई टेंशन या दुख होता है तो वो अपसेट रहना स्टार्ट कर देता है, उसे हम डिस्ट्रेस बोलेंगे। थर्ड है डिसफंक्शन। डिसफंक्शन के नाम से हमें समझ आ रहा है कि उसकी फंक्शनैलिटी में चेंज आना। डिसफंक्शन का मतलब है किसी पर्सन में कुछ डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम होना जो उसके नॉर्मल फंक्शनिंग तक को अफेक्ट करे और वो बंदा अपनी डेली एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म ना कर पाए। लास्ट आता है डेंजरस। डेंजरस मतलब वो खुद को भी हार्म कर सकता है, दूसरे बंदे को भी हार्म कर सकता है। खुद के लिए भी डेंजरस है और दूसरे के लिए भी डेंजरस है। तो चलिए अब हम एबनॉर्मल बिहेवियर की 2 अप्रोचेस को देखते हैं, जिनमें से फर्स्ट अप्रोच कहती है कि एबनॉर्मल बिहेवियर वो है जो सोशल नॉर्म्स को नहीं मानता। ठीक है, जो बंदा सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट बिहेव करता है उसे हम एबनॉर्मल कह सकते हैं। यहाँ सोशल नॉर्म्स का मतलब है समाज के वो रूल्स या एक्सपेक्टेशंस जो हम एक दूसरे के साथ रहते हुए फॉलो करते हैं। हर सोसाइटी के नॉर्म्स अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, वैल्यूज़, हैबिट्स, हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। सोसाइटी के नॉर्म्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो एबनॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट भी इसके टाइम टू टाइम चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे एक बंदा डेली रूटीन में चिड़चिड़ाहट या गुस्से से भरा हुआ बिहेवियर शो करता है, जैसे पब्लिक प्लेसेस में दूसरों के साथ मारपीट करना, झगड़ा करना, तो ये एग्रेसिव बिहेवियर सोशल नॉर्म से हटकर है। आमतौर पर लोग समझदारी की एक्सपेक्टेशंस करते हैं और इस तरह से एग्रेसिव बिहेवियर सोशल नॉर्म से डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पर हम इसे एबनॉर्मल बिहेवियर बोल सकते हैं। सो गाइज, सेकेंड अप्रोच देखिए। सेकेंड अप्रोच व्यूज एबनॉर्मल बिहेवियर एज मालएडेप्टिव। मालएडेप्टिव वो होता है जब कोई व्यक्ति से किसी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट या अडेप्ट नहीं कर पाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिए, अगर किसी को थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता है और अगर वो सीधे एग्रेसिव हो जाए इंस्टेड ऑफ सिचुएशन को कामली हैंडल करना, तो ये मालएडेप्टिव बिहेवियर हो सकता है। एक और एग्जाम्पल है, जैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हम देखते हैं किसी की डेथ हो जाए तो लोग दुखी होते हैं और रोने लगते हैं, तो वहीं पर अगर कोई बंदा जाके हंसने लग जाए तो ये मालएडेप्टिव बिहेवियर हो सकता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम उसे मालएडेप्टिव बिहेवियर बोल सकते हैं। अब समझते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का सिंपल मतलब है दिमाग की बीमारियाँ जो व्यक्ति के सोचने में, उसके इमोशंस में और बिहेवियर में गड़बड़ पैदा करे, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन और सीजोफीलिया। सो डोंट वरी, इनके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो ये वो कंडीशंस होती हैं जो पर्सन की नॉर्मल लाइफ को अफेक्ट करती है, उसे नॉर्मल लाइफ जीने नहीं देती है। तो अब हम समझेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो शुरुआत होती है एंशिएंट टाइम से, जिसमें सबसे पहले आती है सुपरनेचुरल अप्रोच, जहां लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भूत प्रेत और सुपरनेचुरल फोर्सेस से जोड़ते थे। सो इसमें 2 टर्म्स आती हैं, एक्सोर्सिज्म और शमन। एक्सोर्सिज्म एक मेथड होता है किसी पर्सन को भूत या बुरी आत्मा से मुक्त करवाने का। इसमें भूत को भगाने के लिए धार्मिक मंत्रों का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है शमन, जिसको मेडिसिन मैन या ओझा भी बोला जाता है, या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में झाड़ा फूकने वाला। ये वो व्यक्ति होता है जो धार्मिक उपाय और मंत्र तंत्र से भूत को भगाने में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट अप्रोच आती है बायोलॉजिकल अप्रोच, जिसे ऑर्गेनिक अप्रोच भी बोला जाता है। इस अप्रोच में मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ से जोड़ा गया है। ये बताता है कि कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशन या बिहेवियरल चेंजेस शारीरिक फैक्टर्स के कारण आते हैं, जैसे कि कहा गया है पुअर फिजिकल हेल्थ लीड्स टू पुअर मेंटल हेल्थ एंड पुअर मेंटल हेल्थ लीड्स टू पुअर फिजिकल हेल्थ।
सो नेक्स्ट अप्रोच है फिजियोलॉजिकल अप्रोच। इसमें बताया गया है कि एक बंदा कैसे सोचता है, कैसा फील करता है और वर्ल्ड को कैसे परसीव करता है, ये सब मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट डालते हैं। सो नेक्स्ट है ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच। तो ये अप्रोच डेवलप की थी हिप्पोक्रेट, सोक्रेट और प्लेटो ने। इसमें इमोशन और रीज़न के कॉन्फ्लिक्ट को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का रीज़न बताया गया है। जैसे आपने वो सॉन्ग सुना होगा, दिल थे। सो इस सॉन्ग में दिल और दिमाग के कॉन्फ्लिक्ट को बताया गया है। दिमाग जो है वो रीज़न देता है और दिल जो है वो इमोशन शो करता है। सो इन दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसमें हमारे एक्सपीरियंसेस और एक्शंस को हमारे इंटरनल स्टेट के साथ कनेक्ट करके समझा जाता है। नेक्स्ट वन इज थ्योरीज इन मिडल एजेस। इस टाइम में कॉमनली माना जाता था कि भूत प्रेत, देवी देवता या डिवाइन पावर्स हमारे विचार या बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। एरिस्टोटल जैसे फिलोसोफर्स ने भी अपने टाइम में माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में लिखा था, लेकिन ओवरऑल थ्योरीज मिस्टिकल और स्पिरिचुअल नेचर के थे। इस टाइम में प्रीडोमिनेंटली रिलीजियस पर्सपेक्टिव और सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन को प्रीवेलेंट माना जाता था, जिसमें मेंटल हेल्थ और बिहेवियर को डिवाइन इंटरवेंशन से एक्सप्लेन किया जाता था। तो अब आता है फाइनली रिफॉर्म मूवमेंट। 17th and 18th सेंचुरी को एज ऑफ रीज़न एंड एनलाइटमेंट बोला गया है। ये वो टाइम था जब साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा दिया गया। इन मूवमेंट्स में मेंटल प्रॉब्लम्स और उनके इलाज करने की ओर ध्यान दिया गया। इसमें जाइलम्स को इनिशिएट किया गया। ये वो जगह होती है जहाँ ट्रेंड प्रोफेशनल्स उन लोगों की देखभाल करते हैं जो मेंटली ठीक नहीं होते हैं या जिनको केयर की नीड होती है और उन्हें आइसोलेशन और स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत होती है। ये मेनली वो लोग होते हैं जिनकी मेंटल स्टेट इतनी ज़्यादा ख़राब होती है जो खुद को भी हार्म कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी। इसके बाद एक और टर्म आती है डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों को मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन से बाहर लाया जाता है। इसका मेन मकसद था कि लोग अपने घर या कम्युनिटी में ज़्यादा इंडिपेंडेंट तौर पर रहें और उन्हें स्टिग्मा से बचाया जा सके जो इन इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी होती है। इन मूवमेंट की शुरुआत 20th सेंचुरी में हुई जब कुछ देशों ने डिसाइड किया कि मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट को हॉस्पिटलाइजेशन से बाहर लाया जाए और कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज को बढ़ावा दिया जाए। यह अप्रोच समझने में मददगार है क्योंकि लोगों को हॉस्पिटल से बाहर अपने परिवार के साथ और अपने लोकल सराउंडिंग में रहने का मौका दिया। इसके बाद दो टर्म्स आती हैं DSM एंड ICD। ये दोनों ही टर्म्स साइकोलॉजिकल कोड्स और क्राइटेरिया को प्रोवाइड करते हैं, जिनमें से फर्स्ट है DSM। DSM की फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। DSM एक मैनुअल है जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डिफाइन करता है और साइकेट्रिस्ट को क्लाइंट के डिसऑर्डर को समझने में हेल्प करता है। ये कोई भी गाइडलाइंस या फिर ट्रीटमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। इसको APA के द्वारा पब्लिश किया गया था। APA की फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। इसके बाद आता है ICD। ICD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। ICD WHO के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। ये इसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के सिम्टम्स, फीचर्स और उसके डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करता है। सो फ्रेंड्स, ये था पार्ट 1 ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर सकते हैं फॉर नोट्स और अदर सच इन्फॉर्मेशन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।